बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बोर्ड के अंदर दो क्वेश्चंस आते हैं, एक डाइजेशन ऑफ फूड और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की जो डाइजेशन होती है उसे आपने डिस्कस करना है, और अगर एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आता है तो वो जो आज हम स्टडी करेंगे वही आपने वहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग दी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला ड्यूडिनम 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, दूसरा जिजिनम 2.4 मीटर और तीसरा द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम 3.6 मीटर लॉन्ग। ड्यूडिनम की अगर बात करें तो इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन थ्रू पेंक्रियाटिक, हेपेटिक एंड ड्यूडिनल सिक्रीशंस। इसका काम डाइजेशन के अंदर होता है कि पेंक्रियाज और लीवर से जो सिक्रीशंस आती हैं उनको यूटिलाइज करते हुए ये, और उसके साथ साथ ड्यूडिनम की वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनकी सिक्रीशंस को यूज़ करते हुए ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ड्यूडिनम के अंदर, ये इसका काम है। फिर बात आती है जिजिनम की। अब जो फूड ओरल कैविटी, उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा ड्यूडिनम, इन सब जगहों पे जो डाइजेशन हो रही थी वहाँ से ये एस्केप करके जिजिनम के अंदर आ जाता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसे जिजिनम के अंदर कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसे थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स शिफ्ट कर दिया जाता है टू द थर्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कॉल्ड इलियम। जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन की, तो इसकी सारी एब्जॉर्प्शन जो है वो इलियम के अंदर होती है। इसके अलावा जो दोनों पार्ट्स हैं ड्यूडिनम या जिजिनम, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होती, डाइजेशन होती है। इलियम के दो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं। पहला है विलाय और दूसरा माइक्रोविलाय। इन दोनों का काम होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दें ताकि फूड की एब्जॉर्प्शन जल्दी और ज़्यादा हो सके। अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि ये किस तरह से एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट। इसके अंदर, इसकी वॉल्स के अंदर चारों तरफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको आप विलाय कहते हैं। अब ये विलाय क्या करेंगे? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इलियम। ये चारों तरफ यहाँ पे मौजूद होंगे, सिर्फ एक ही साइड पे नहीं ये प्रेजेंट, चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और साथ कुछ लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जिनको आप लेक्टियल का नाम देते हैं। अगर आप विलाय के स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये विलाय का स्ट्रक्चर है, साइडों पे सारे के सारे वॉल्स के सेल्स मौजूद हैं, एंडोथेलियल सेल्स मौजूद हैं। इसके दरमियान में ये येलो कलर में एक लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल मौजूद है जिसे लेक्टियल कहेंगे। उसके अलावा इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इसके इर्द गिर्द। अब अगर आप विलाय की वॉल्स को देखें, इनको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा करके विजुलाइज करें तो वहाँ पे आपको इस तरह के ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जिनको आप नाम देंगे माइक्रोविलाय का। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, विलाय और माइक्रोविलाय, दोनों मिल के स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स का जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकेगी और ज़्यादा जल्दी होगी एब्जॉर्प्शन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा स्ट्रक्चर था। दो तरह के जो स्ट्रक्चर विलाय और माइक्रोविलाय आपने देखे, उनके हवाले से बात हुई। अब इनके अंदर एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है उस हवाले से बात होगी। तो फूड के अंदर जो सिंपल शुगर्स हैं या अमाइनो एसिड्स हैं, इनको सिंपली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इन दी माइक्रोविलाय एंड विलाय। माइक्रोविलाय और विलाय के थ्रू ये जाते हैं इन दी ब्लड कैपिलरीज। वो जो लेक्टियल के इर्द गिर्द ब्लू और रेड कलर में ब्लड कैपिलरीज थी,
ان کے اندر ان کو ایبزورب کر لیا جائے گا. پھر کچھ اسمال فیٹی ایسڈز اور گلیسرولز وغیرہ ہوں گے، ان کو بھی ولائی اور مائکرو ولائی کے تھرو بلڈ کیپیلریز کے اندر ایبزورب کر لیا جائے گا. پھر اب ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس بات رہ جاتی ہے لیکٹیلز کی، کہ بلڈ کیپیلریز کے اندر زیادہ تر فوڈ پارٹیکلز تو ایبزورب ہو گئے، لیکن لیکٹیلز کا کام کہاں پہ آتا ہے؟ تو جو زیادہ تر فیٹی ایسڈز ہیں، کچھ فیٹی ایسڈز تو بلڈ کیپیلریز کے اندر ایبزورب ہو گئے، لیکن زیادہ تر فیٹی ایسڈز ولائی کے اندر انٹر ہوتے ہیں اینڈ دے جوائن ٹو میک لارج فیٹ گلوبیولز. اب ان فیٹ گلوبیولز کا سائز اتنا زیادہ ہے کہ دے کانٹ بی ایبزورب ان دی بلڈ کیپیلریز، ان کو بلڈ کیپیلریز کے اندر ایبزورب نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ نیچر نے ان کے لیے ولائی کے اندر ایک سینٹرل ویسل رکھتی ہے، لمفیٹک ویسل، لیکٹیل کا نام جسے دیا جاتا ہے. اب لیکٹیل کی جو وولز کے اندر سیلز ہیں ان کے اندر سپیس بہت زیادہ ہوگی، جس کے بارے میں آپ لمفیٹک سسٹم والے لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو لیکٹیل کیا کرے گی؟ لیکٹیل ان فیٹ گلوبیولز کو ایبزورب کرے گی اور ان کو لمف کے اندر ٹرانسفر کرنے کے بعد جو لمف کے اندر پروٹینز ہوں گی ان کے ساتھ انہیں کمبائن کروا دے گی، اور ریزلٹ کیا ہوگا؟ لپو پروٹینز. لپڈز اور پروٹینز آپس میں مل کے لپو پروٹینز بنا دیں گے، اور پھر ان لپو پروٹینز کو بلڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جائے گا تھرو دی تھوریسک ڈکٹ. اب یہ تھوریسک ڈکٹ تک لمف کس طرح سے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لمفیٹک سسٹم کے اندر ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اور تھوریسک ڈکٹ سے جب یہ بلڈ کے اندر جائے گا تو بلڈ سے یہ پوری باڈی کے پاس، اور بلڈ کے اندر جو انزائمز ہوں گے وہ ان فیٹ گلوبیولز کو ہائیڈرولائز کر کے چھوٹے چھوٹے فیٹی ایسڈز میں کنورٹ کریں گے، تاکہ ان فیٹی ایسڈز کو سیلز اپنے استعمال کے لیے یا سیلز کے اندر جو سٹرکچرز جہاں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے وہاں وہاں پہ ان کو یوز کر سکیں. آج کا لیکچر، تھینک یو ویری مچ.